हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज़ सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज़ सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान का आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 40 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उल्टा छोटा और वास्तविक, बी ऑप्शन है उल्टा बड़ा और काल्पनिक, सी ऑप्शन है सीधा छोटा और वास्तविक, डी ऑप्शन है सीधा बड़ा और काल्पनिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा छोटा और वास्तविक बनता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव नेत्र के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे बनता है। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। और जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो उल्टा छोटा और वास्तविक बनता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है ये सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के ही द्वारा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। यानी ये सभी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, तो किस कारण से दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। इसमें से आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसमें से आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो मुख्य प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे देखिए 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो दूर दृष्टि दोष हुआ है, ये आपको याद रखना है। और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर, कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को, सी ऑप्शन है किडनी को, डी ऑप्शन है फेफड़ा को। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, तो इसी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से,
बी ऑप्शन है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरण से, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन के परमाणुओं से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे, तो ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो O3 होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और जो ओजोन परत होता है ये किससे हमें रक्षा प्रदान करता है, तो जो पराबैंगनी किरण है उससे हमें रक्षा प्रदान करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं, जिसे हम लोग डीसी करंट भी कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस धारा का मान और यहाँ पे समय के साथ साथ बदलता रहता है, जिस धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं या एसी करंट भी कहते हैं। तो साथ में ये भी आपका यहाँ पे याद रखना है। और वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग किसमें होता है। सीएफसी क्या होता है, तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ पे होता है सबसे अधिक, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है एयर कंडीशनरों में, बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटरों में, सी ऑप्शन है इंजनों में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग यानी सबसे अधिक उपयोग कहाँ पे होता है, तो ये एयर कंडीशनरों में भी होता है, रेफ्रिजरेटरों में भी हो जाता है और यहाँ पे इंजनों में भी होता है। यानी इनमें से सभी में क्या होता है, सीएफसी का यहाँ पे व्यापक उपयोग होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो हमारी ओजोन परत होती है, इसको ये क्षय करता है, यानी उसे यहाँ पे छिद्र करने का कार्य करता है, उसे नष्ट करने का कार्य करता है सीएफसी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर हो या इमली हो, दोनों में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो खट्टे फल होते हैं नींबू संतरा, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटियों में तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो बिजली का घंटी होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बिजली की घंटी चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है वो धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और जो बिजली की घंटी होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। तो साथ में इसे भी आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, यानी नष्ट होने योग्य प्राकृतिक संसाधन कौन है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। इसमें से क्षय योग्य मतलब यानी खत्म होने योग्य, तो कोयला भी क्या है क्षय योग्य है, पेट्रोलियम भी क्षय योग्य है और प्राकृतिक गैस भी क्या है क्षय योग्य है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि जिन
किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीन होता है वो किसका बना होता है। ए ऑप्शन है डीएनए का, बी ऑप्शन है आरएनए का, सी ऑप्शन है प्रोटीन का, डी ऑप्शन है इनमें से सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीन किसका बना होता है, तो डीएनए का भी बना होता है, आरएनए का भी बना होता है, प्रोटीन का भी बना होता है, यानी इन तीनों से मिलकर बनता है जीन, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जीन कार्य क्या करता है, तो जो माता पिता के गुण होते हैं वो उनकी संतानों तक क्या करता है, पहुंचाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आकाश का रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो साथ में ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। जो खून होता है वो किसके कारण से लाल दिखाई देता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, डी ऑप्शन है लसिका के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो प्लेटलेट्स बनाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों के सबसे ऊपरी परत क्या है। ए ऑप्शन है डेंटाइन, बी ऑप्शन है इनामेल, सी ऑप्शन है मज्जा गुहा, डी ऑप्शन है अस्थि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इनामेल है, ये आपको याद रखना है। और जो इनामेल होता है वो सबसे मजबूत होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है इस्पात का, बी ऑप्शन है पीतल का, सी ऑप्शन है नरम लोहा का, डी ऑप्शन है सोना का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है और विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि एंटीमनी क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एंटीमनी क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो धातु होते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अधातु होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो रक्त प्लाज्मा होता है इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शन है प्रोटीन की, बी ऑप्शन है कार्बनिक लवण का, सी ऑप्शन है ग्लूकोज एवं वसा की, डी ऑप्शन है जल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। लगभग 85% तक जल होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। तो साथ में ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है आयरन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न रहता कि कौन सा धातु यहाँ से अ हटा दिया होता, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो पारा पाया जाता है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये भी सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है? इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ए ऑप्शन है हिपैरिन, बी ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है, यानी कौन ऑक्सीजन को ढोने वाला है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी वाहक होता है। तो दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखने हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यानी किस रूप में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोना होता है वो किस में घुलता है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सोना होता है ये किस में घुलता है? तो ये अम्लराज में घुलता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोना होता है वो सबसे आघातवर्धनीय और यहाँ पे तन्य होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है बाढ़ से, बी ऑप्शन है दूध से, सी ऑप्शन है नदी से, डी ऑप्शन है खनिज तेल से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ये दूध से है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और श्वेत क्रांति भी किससे है? तो दूध ही से है। तो ये भी दोनों आपको यहाँ पे याद रखने हैं, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है? जो हम स्विच लगाते हैं वो किस तार में लगाते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है गर्म तार में, बी ऑप्शन है ठंडा तार में, सी ऑप्शन है अर्थ तार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो जो स्विच होता है वो हमेशा गर्म तार में लगाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गर्म तार होता है उसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है, ये आपको याद रखना है। और जो ठंडा तार होता है इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग काला होता है। तो इसे भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा? यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बैटरी का अम्ल होता है, जो बैटरी में हम लोग एसिड डालते हैं, वो कौन सा एसिड डालते हैं? तो यही सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं, H2SO4। तो साथ में ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है ताप, सी ऑप्शन है धारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। तो ओम के नियम में जो ताप होता है और दाब दोनों ही क्या होता है, अचर राशि होता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत शक्ति, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है प्रतिरोध, डी ऑप्शन है विभवांतर। तो आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत धारा होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और विभवांतर हो या विभव दोनों का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो दोनों को ही आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन अधातु होते हुए भी इसमें क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। तो ये अपवाद है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और हीरा जो होता है ये कार्बन का अपरूप होता है। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस डाला जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो अंदर का जो चिप्स हो वो खराब जल्दी ना हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है ऊर्जा, डी ऑप्शन है कैलोरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.77, बी ऑप्शन है 1.47, सी ऑप्शन है 1.44, डी ऑप्शन है 2.42। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है कितना होता है, तो 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक पदार्थ, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी पदार्थ, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर भी कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है। तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का ही क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और ये कुएं हो या धुआं हो या दूर से भी देखने पे ये स्पष्ट दिखाई देता है लाल रंग, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर।
35 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है अधिक अम्लीय को, बी ऑप्शन है उदासीन को, सी ऑप्शन है अधिक क्षारीयता को, डी ऑप्शन है कम क्षारीयता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे ऋण आवेश होता है और जो प्रोटॉन होता है इस पे धन आवेश होता है। तो इन दोनों को साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो तरंग दैर्ध्य होता है इसको किस में मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। ए ऑप्शन है छोटा, बी ऑप्शन है बड़ा, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो छोटा हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जहाँ पे कम प्रकाश होता है, अंधेरा होता है, वहां पे पुतली का आकार कैसा हो जाता है, तो बड़ा हो जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर और अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका अर्थ जल होता है। ए ऑप्शन है पेट्रो, बी ऑप्शन है टर्बो, सी ऑप्शन है नाइट्रो, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जल का यहाँ पे सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और किसका अर्थ जल होता है, तो यहाँ पे हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। तो साथ में इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये थे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिए। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। सरल सेल का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है वोल्टा, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है मैक्सवेल, डी ऑप्शन है ओम। तो इसमें ABCD ऐसे आपको नहीं भेजना है, आपको यहाँ पे पूरा नाम लिख के भेजना है। जो भी ऑप्शन आपसे सही हो वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, लिख के भेज दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।